नमस्ते जी, मैं योजना घरत स्मिथ संस्थापन की संस्थापिका पिछले 28 साल से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। बचपन में मैं मदर टेरेसा के ऑर्फनेज होम से पली बड़ी हूँ। 18 साल की हुई तो मैं बाहर आई, शादी होके हम बाहर आए। वहाँ पे हमने पहले लेप्रेसी केयर के लिए काम किया, फिर कुछ साल हमने स्पेशल चाइल्ड्स के लिए काम किया। जब हम देखने लगे कि एल्डरली पेरेंट्स को देखने वाला कोई नहीं है और जो भी एल्डरली पेरेंट्स मेरे पास आते थे वो कहते थे, योजना हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है, परिवार वाले साथ नहीं दे रहे हैं और इसके साथ ही साथ भगवान को भी हम नहीं चाहिए, इस वजह से वो हमें लेके नहीं जा रहा है। ऐसे वक्त में मुझे पता चला कि नहीं, हमें इनके लिए कुछ करना है। तो मैंने इनकी हेल्प करने के लिए फर्स्ट ब्रांच बोईसर में स्टार्ट की, जो एल्डरली पेरेंट्स के लिए, जो 10 बाय 10 का रूम था। वहाँ पे 3 बेड पर मम्मी पापा रहते थे, मैं बीच में सोती थी। एक कोने में किचन था और एक कोने में बाथरूम था। इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे मम्मी पापा आते गए तो उनके लिए हम लोग जगह बढ़ाते गए। तो पहले मैंने जो मंदिर मस्जिद के बाहर लोग थे उन लोगों के लिए काम करना शुरू किया। फिर वहाँ पे मंदिर का जगह बनना शुरू हुआ, मंदिर बनना शुरू हुआ बोईसर में, तो हमने वाड़ा में शिफ्ट किया। वाड़ा में मेरे दीदी का खुद का घर था। वहाँ पे हमने पंडाल बना के, वो पंडाल के बाहर हम लोगों ने आदिवासी लोगों के लिए काम करना शुरू किया। फिर देखा कि इन लोगों के लिए कोई सोर्स नहीं है, तो फिर हम लोग सिटी में आए। सिटी में आने के बाद पनवेल में मैंने फर्स्ट ब्रांच स्टार्ट की, जहाँ पे मैंने बहुत सारे एल्डरली पेरेंट्स को केयर देना शुरू किया। वहाँ पे अवार्ड रिवॉर्ड्स बहुत सारी चीज़ें मिली और उसके बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। स्मिथ फाउंडेशन का जब हम स्टार्ट किए तो 28 साल पहले शुरू किया। पता ही नहीं था कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या करना है, कुछ भी पता नहीं था। और धीरे धीरे लोगों से बातें करते गए, सेवा देते गए, लोग जुड़ते गए, कोई लोग बिछुड़ते गए और इस तरीके से काम करते करते ये थर्ड ब्रांच हमारा रजिस्टर हुआ 25 जुलाई 2017 में। और उसके बाद सारे सर्टिफिकेशन आ गए और हम लोग एलिजिबल हो चुके हैं डोनेशन के लिए और एग्जामिशन के लिए। इस तरीके से हमारा जर्नी अभी तक स्टार्ट है। यहाँ पे जो इन हाउस पेरेंट्स आते हैं तो इनके लिए हम लोग फूड, अकोमोडेशन, लॉन्ड्री, अटेंडेंस, क्लीनिंग, वॉशिंग, अंडर सीसीटीवी कैमरा, इंटरटेनमेंट, इस तरीके से सेवा देते हैं। आउटडोर में हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, डॉक्टर्स, ये सारी सेवाएं उपलब्ध किए जाते हैं। इसके साथ ही साथ लीगल हेल्प भी इनको हम लोग प्रोवाइड करके देते हैं। सारे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं, पुलिस वेरीफाई करते हैं, मेडिकल करते हैं। फिर अगर उनको एड्स, टीबी, कैंसर, बड़ी बीमारियां होती है तो अलग सेंटर्स में हम लोग उनको शिफ्ट करते हैं। इस तरीके से हमारा काम चलता है। यहाँ अवेयरनेस के लिए मैं खुद बहुत सारे ट्रेनर से ट्रेनिंग लेती हूँ, बहुत सारे ग्रुप से मैं जुड़ी हुई हूँ और ऑनलाइन ऑफलाइन में बहुत सारे ट्रेनिंग कर चुकी हूँ और करती रहती हूँ कंटिन्यूसली। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी विजिटर्स आते हैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। हर साल कम से कम 60 कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ विज़िट करते हैं। इन स्टूडेंट को हम लोग बताते हैं कि हमारे घर में अगर एल्डरली पेरेंट्स हैं तो उनको हम कैसे क्योर करना है, उनके साथ कैसे बिहेव करना है, उनको कैसे संभालना है, ये सारा ट्रेनिंग हम इनको देते हैं। इसके साथ ही साथ हमारा जो स्टाफ है, इन हाउस स्टाफ है, इनको भी हम लोग रेगुलर मंथली मीटिंग भी करते हैं और उसके साथ इनको ट्रेन करते हैं। इस तरीके से हम लोग अवेयरनेस आगे बढ़ाते हैं। हर सोशल मीडिया में हम लोग बताते हैं कि हम एल्डरली पेरेंट्स की केयर कैसे करनी चाहिए और इनको केयर कैसे देनी चाहिए, इनका रिस्पेक्ट और इनको शेल्टर, इसके साथ ही साथ इनको सिक्योरिटीज़ कैसे दी जाए, इसके बारे में हम लोग अवेयर करते रहते हैं। यूनिक सेलिंग पॉइंट में हम लोग इनको, जो मेरे पास एल्डरली पेरेंट्स आते हैं तो कोई ब्रिज के नीचे से आते हैं, कोई बड़े बड़े हॉस्पिटल में पड़े हुए मिलते हैं, कोई मेंटल हॉस्पिटल से ठीक हुए हैं लेकिन उनको लेने वाला, देखने वाला, एक्सेप्ट करने वाला कोई नहीं है। ऐसे लोगों को हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं। इसके साथ ही साथ हम जो मम्मी पापा, एल्डरली पेरेंट्स या साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्ट ऐसे पेरेंट्स हैं जो अकेले घर में बंद पड़े हैं, ऐसे लोगों को भी हम लोग लेके आते हैं और उनका हर एक चीज़, मतलब उनको फूड से लेके हर एक चीज़ प्रोवाइड करके इनको बहुत सारा प्यार, केयरिंग देके इनकी हम लोग केयरिंग करते हैं। तो हमारा एक सस्टेनेबल पॉलिसी है कि गवर्नमेंट भी हमें कहता है कि 70% बिजनेस करो, 30% चैरिटी करो।
लेकिन यहाँ पे बैठने के बाद 80% चैरिटी और 20% अपना बिजनेस हो रहा है। इस तरीके से मेंटेनेंस निकाल के हम लोग काम कर रहे हैं। जब ये काम करना शुरू किया तो बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स की ज़रूरत पड़ी और मेरे पास इतना पैसा नहीं था, तो मैंने ऑर्फन एज के बच्चे जो 18 साल के ऊपर है उनको हमने अडॉप्ट करना शुरू किया और फिर इन्हीं बच्चों को हम लोग एम्पावर करते गए। ऐसे बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, फिर इनको हम लोग काम सिखाते हैं, फिर इनकी शादी देना, फिर इनको हर तरीके से सपोर्ट करना, एक फैमिलियर एटमॉस्फेयर बना के रखते हैं। और इनके ऊपर जो ट्रेनिंग स्टाफ है, जो टोटली ट्रेंड स्टाफ है, ऐसे 26 लोग हैं जो इनसे हर चीज़ काम करवाते हैं, खुद भी करते हैं और इस तरीके से अपना जो NGO है ये आगे काम करते रहता है। जो ट्रेंड स्टाफ है, जो 26 लोगों का टीम है, इसमें से कोई बच्चे हैं जो मार्केटिंग के लिए काम करते हैं, जो है सेल्स के लिए काम करते हैं, कोई टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और कुछ है बच्चे जो अकाउंट्स देखते हैं। इसके साथ ही साथ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है, जो मैं खुद और मेरे 2 बेटियां हैं उनके थ्रू हम ये काम करते हैं। और इसके साथ ही साथ डोनेशन का भी काम करते हैं। जो डोनेशन हमारे पास एक्स्ट्रा बचता है वो हम अदर्स NGO को हम लोग बांट देते हैं और उनका पूरा सर्टिफिकेशन करके फाइलिंग करके रखते हैं। इस तरीके से हमारा काम चलता है। आज तक की जो अचीवमेंट है ये तो सिर्फ पैसे से नहीं दिखाई देती है। बहुत सारे अवार्ड रिवॉर्ड्स तो मिले ही हैं, लेकिन ये क्यों मिले हैं क्योंकि जब ज़रूरत थी तो हम लोगों ने 4000 से ऊपर मम्मी पापा को एम्पावर किया, फिर बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू किया, जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया और 6,000 से ज़्यादा एडॉप्शन किए हैं। और इसके साथ ही साथ बहुत दुखदायक है कि हमने 4,700 से ऊपर डेथ सेरेमनी उनके रिचुअल्स के अनुसार, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इसके अनुसार हम लोगों ने उनका डेथ सेरेमनी भी किया है। तो यही मेरी अचीवमेंट है जो हमने आज तक कमाई है। मेरे पास 5,000 ऐसे लोगों की लिस्ट है जो फिज़िकली, मेंटली, मॉरली, फाइनेंशियली डिपेंडेबल है। इनको देखने वाला कोई नहीं है और मैं ऑर्फनेज होम से आई हूँ, तो मैं जानती हूँ कि ऑर्फन होना क्या होता है। तो मैं इनके लिए एक सस्टेनेबल पॉलिसी बनाना चाहती हूँ, इनके लिए खुद का शेल्टर बनाना चाहती हूँ। यहाँ पे ये खुद काम करेंगे और खुद एक दूसरे को एम्पावर करके रहेंगे। ऐसा एक शेल्टर होम मैं बनाना चाहती हूँ। तो 3,000 लोगों के लिए शेल्टर बनाने के लिए आपका सपोर्ट बहुत बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं स्मिता दीपक सांबारे GT हॉस्पिटल से आई हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है अभी। और यहाँ योजना मैडम के भाई थे उधर, उसने मेरे को बोला और उसने कहा कि यहाँ पे जाओ, वृद्धाश्रम बहुत अच्छा है। मैं अभी 4 साल से यहाँ पे हूँ और 4 साल में कोई दिक्कत नहीं हुई है। मेडिकल कैंप भी हुआ है, दवाई की है। मेरे हस्बैंड अभी गुजर गए गणपति के पहले, पर योजना मैडम ने इतना हमारा ध्यान रखा है और हमारा इतना सब कुछ करते हैं। और हमारी नई जगह जाने के लिए हमें कुछ थोड़ा बहुत डोनेशन दे दीजिए। और सब चीज़ें, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि नहीं मिलती है, कपड़ा से लेके सब कुछ यहाँ मिलता है और हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हमारा पूरा परिवार योजना मैडम ही है और योजना मैडम को हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं कि वो 100 साल जिंदा रहे और हमारे जैसे की मदद करे। और हमको बहुत बहुत उनसे प्यार है और हमारा प्यार ऐसा ही रहने दो, हम उसको आशीर्वाद देते हैं। मेरा नाम है सावित्री भोसले, मैं बम्बई के रहने वाली हूँ। पहले तो अच्छा ही चल रहा था मेरा घर पे। हमारा आदमी जाने के बाद बहुत तकलीफ में आ गया। बाद में मेरा बड़ा बेटा भी गया, छोटा वाला बहुत दारू पीने लग गया। फिर मैं रास्ते पे आ गई, घर में रह नहीं सका। हम लोग रोड पे में रहता था, रोड पे से उठा के लाया था, किसी ने जान पहचान वाली लेके आया मेरे को इधर। और इधर आके मेरे को 2 साल हो गया। मैं बहुत सुखी से अच्छा रहती हूँ, कोई चीज़ का कमी नहीं, सब पूरा मिलता। दवा पानी, मेरा अस्थमा का प्रॉब्लम है, 15 साल से मेरा अस्थमा है, वो इधर आने के बाद वो भी कम हो गया। अभी मैं एकदम अच्छी हूँ, मेरा कोई चीज़ की तकलीफ नहीं है। एक लड़का है, आके जाता लेके जाता, बोलता कभी लेके जाएगा मालूम नहीं,
वो बहुत दारू पीता बोल के मैं आ गई थी आश्रम में। और आश्रम में आने के बाद हमारा योजना मैडम बहुत अच्छा से देखभाल करती है और कर रही है ये। और मैं तो मरने के जैसे आई थी, मेरा पहले का फोटो भी होएगा इधर, एकदम मुर्दा ही था। अगर तो कुछ दिन और रहती थी मुंबई में शायद मैं जिंदा भी नहीं रहती थी। इधर आने के बाद मेरे को ध्यान दिया इन लोगों ने, अच्छा रखा मेरे को, पूरा देखभाल करती। मैडम को पूरा सब जाता है देखभाल करने में, कोई चीज़ की कमी नहीं, सब पूरा दवा पानी खाना पीना कपड़ा लाता, कोई काम करने का सवाल ही नहीं करने के लिए। हर एक चीज़ पे काम करने के लोग आए इधर, हम काम भी नहीं करता है, बेटे जगह सब मिलता है हमको, कोई चीज़ की तकलीफ नहीं है। ये सब हमारा योजना मैडम का वजह से। उनको हेल्प करो, मदद करो, हम लोग को देखभाल उनको होएगा। त्यानंतर इकडं आश्रममध्ये ते 2 माणसं घेऊन आले. पहिले चौकीत जाऊन इन्क्वायरी केली, मग सेटने इन्क्वायरी करून मला इथं आणलं ते 2 माणसांनी, संजय आणि सुनील. इथं पण बरेच चालले, व्यवस्थित आहे इथं पण. खाणं पिणं वेळेवर भेटतं, नाश्ता पण कपडा लता दवा पाणी सगळं भेटते इथं. मॅडमची साथ आहे मला, त्याच्या मॅडमची साथ आहे मला, त्या बरं बघतात मला, त्यांचाच मला आशीर्वाद आहे. बाकी मला कोण नाही, बहिणीची मुलं कोण नाही आले बघायला मला एवढ्या दिवस. मुली आहेत, गावं आहेत, सगळे आहेत, कोणी येत नाही बघायला मला. माझं नाव मंदाकिनी गणपत सोनवणे. इकडं माहिती नाही मला कसं आणलं, मला दिसत नव्हतं, माझी हालत खराब. कुठे आणलं, घरी सांगितलं का बा आपण फ्लॅटमध्ये राहायला जाऊ, फक्त ते इकडं फ्लॅट दुसराच निघाला. मॅडम आल्या, सकाळी आल्या, बघितलं आलं, त्यांनी बघितली माझी. मॅडम रात्रीच्या पण यायच्या, 10 वाजता यायच्या बघायच्या, आमचे सर बघायचे, 24 तास यायचे लोक बघायला. सगळं केलं आम्हाला त्यांनी, आम्हाला कोणत्या गोष्टीची कमीच नाही केलं, सरनी पण नाही आणि मॅडमनी पण. कुठे गेला तरी लक्ष त्यांचं इकडंच आहे, जावं तिला बघा, पहिलं जावं तिला बघा, जेवायचं ठेवते ना मला बघायला येते. एवढी मेहनत केली दोघांनी पण. मी इकडं कशी आले म्हणजे माझ्या मुलीने आणून सोडले मला इकडं. मी तिकडे बेबी सिटिंगला काम करत होती, वडवलीला कासरवाडीला राहत होती, खूप रूम घेऊन राहत होती. 10,000 रुपये डिपॉझिट दिली होती, 2,000 रुपये भाडं देत होती, लाईट बिल पाणी बिल सगळं भरत होती. पण अचानक काय झालं, म्हणजे गुडघे आणि कंबर दुखायला लागली गणपतीच्या याच्यातच. म्हणजे पाऊस भरपूर पडला आणि ते पाणी ना आता घरात घुसलं, त्याच्यामुळे मला बिमारी एकदम पडली. आता बेबी सिटिंगला मस्त काम करत होती. आणि मग मी माझ्या मुलीकडे आले, माझ्या मुलीने आणून मला इकडं सोडली. म्हणजे आमच्या घरामध्ये कसं सासूची झगडा करायला लागली की जावयाने आणून ठेवली, मग आता तिला सांभाळणार कोण, खाणं पिणं घालणार कोण. मग काय केली, जावयाने इकडे आणून सोडली, मुलीने जावयाने. त्यांनी आमचा सांभाळ केला, खाय प्यायला व्यवस्थित देता, कोण तकलीफ नाही आहे, फक्त त्यांना मदत करा. माझं नाव आहे कुसुम प्रल्हाद लाड. आले वाड्याहून, भाडं तरी होतं घर. माझा नवरा वारला, लकवा मारला होता, वारले ते. त्या मालकाने काय बोलले, बाई तुला भाडं देणं होत नाही, तू जा कुठं. तर मी म्हटलं की मी आता कुठं जाऊ, कुठे बी जा बोलले, मला काय करायचं आहे. मग त्याने रिक्षा केला आणि मला कल्याणच्या स्टेशनला आणून सोडले. मग कल्याणच्या स्टेशनला मी 3 महिने दिवस राहिले असंच. मग राहिल्यावरती माझ्या पायाला जरा लादीचा तुकडा लागला, चालायला येत नव्हतं मला, लादीचा तुकडा लागला. मग तिथनं मला असंच एक तुमच्यासारखा माणूस भेटला. मग त्यानं बोलला, काय झाले बाई, मला असं ना असं झालंय. तर मग त्यानं नेऊन मला भरती केला दवाखान्यात. मग तिथे 1 महिना 15 दिवस ठेवले, तर पाय काय नीट झालाच नाही. मग त्यांनी बोलले की पाय तुझा कापावा लागेल. तर मी बोलले, माझा नाही पाय कापायचा, तुम्ही असंच नीट करा. तर त्यांनी बोलले की नाही म्हटल्यावर मग एक मॅडमची, मला मुंबईची मॅडम भेटली मला. त्या मॅडमनं काय बोलली, आई बोलली मी जिम्मेदारी लावून घेते, तू पाय कापून घे आणि मी तुला चांगल्या जाग्यात नेऊन सोडते. मग त्याच्या जिम्मेदारीवर मी पाय कापून घेतला. मग 2-3 महिने पाय नीट व्हायच्या मी दवाखान्यात राहिले. मग तिथनं मला त्या मॅडमनं या आश्रमचं नाव घेऊन आश्रममध्ये येऊन
माझी व्यवस्था चांगली करून ती बिचारी निघून गेली. मग मी इथं आल्यापासून मी चांगली आहे, मला काय त्रास नाही. आंघोळ आहे, पाणी आहे, जेवण आहे टायमाला, कपडा आहे, लत्ता आहे. मी जनागताची कोणी आशा केलं नाही. मी बिन वाढलं त्याची म्हणून या माईच्या मागं मी लागले. आता या माईनं माझं सगळं माझं सार्थक करावं. मी नवऱ्याचं घर सोडले, मी माईचं घर धरले, तर या माईनं माझं सार्थक करा. माझी विनंती हेच आहे, दुसरी काय नाही. ही योजना यायला मदत करा, आम्हाला कुठं तर घर द्या, आमचा आनंद होऊ द्या. आमच्यापासून तुम्हाला बी आशीर्वाद लागेल. लेकरं बाळ तुमचे पण चांगले राहत्याल, आम्ही पण सुखानं राहू, आमची आई पण सुखानं राहील. हेच विनंती आहे, दुसरी काय नाही. मी जवळजवळ 1957 सालमध्ये मी मुंबईला आलो. आल्यावर त्यावेळेला काय एवढी सुधारणा वगैरे अशी नव्हती समजले. पण मिलमध्ये कामाला राहिलो. तुमच्याकडच्या एका माणसाने मला नेलं कामाला, तिथे ठेवलं, एका बदलीमध्ये ठेवलं. असे म्हणता म्हणता 7-8 वर्ष तरी बदलीमध्ये गेली, पण काढली एवढे वर्ष. नंतर मग परमनंट केलं समजले. आणि मग ते त्यांचे संघटना वगैरे काही व्हायला लागले. आणखी तिथे आपले काय म्हणतात ते मेळावे वगैरे व्हायला लागले. हां, असं म्हणता म्हणता संपावर ते जायला लागले, लोक संप करायला लागले. त्या संपामध्ये मी गेलो. लास्ट संप म्हणजे जवळजवळ 1982 साली. इथे देखील आपली कोणी रूम बीम काही नाही मिळालं आपल्याला. एवढी वर्ष जवळजवळ 26 वर्ष तर मी नोकरी केली मिलमध्ये, पण मला कोणी वगैरे काय नाही दिली त्यांनी. समजलं काय ती लॉटरी काढली, त्याच्यावरती मी खूप भाषणं पण केली. समजलं काय हे लॉटरी कसली काढला, द्यायची असेल तर पद्धतशीर द्या तुम्ही. प्रत्येक मिलमध्ये किती डिपार्टमेंट आहेत, त्या डिपार्टमेंटमध्ये किती माणसं आहेत, कोणाला किती कशी काय द्यायच्या अशा पद्धतीने तुम्ही द्या ना. त्या लॉटरी कशा काढला ते तुमच्या लॉटरी असते ती निवड स्वतःच्या फायद्यासाठी. तेच मला मी तिथे गावी जायला म्हणूनच निघालो होतो. पण तोच तिथे एक मंदिरामध्ये मी मग सवय आहे मग बघितलं आपले हात जोडायचे मारुतीच्या मंदिरमध्ये किंवा गणपतीच्या मंदिरमध्ये. तसा गेलो होतो. एवढ्यातच तो भेटल्याने त्याला खूप त्याने मला चहा पाणी वगैरे दिली. आणि म्हणायला लागला तुम्हाला एवढ्या ह्याच्यामध्ये एरियामध्ये ते एक मार्गदर्शन करतील म्हणून तिथे मला त्यांचं नाव सांगितलं. तिथे कोलसेत गाव म्हणून इकडे ठाण्याला आहे, तिकडे भेटले. समजलं नाही तर कुठेतरी आपली राहण्याची जरा मध्ये सोय झाली अशी काय अनाथ आश्रम वगैरे असं असलं तरी पण काय त्या मुलाने मला आणि ते सोडलं. इकडे पनवेलला घेऊन गेला होता. इकडे मी मित्राबरोबर कुठेतरी गणपतीच्या कामात मला मिळणार म्हणून गेलो पुढे. आणि नंतर येताना इकडे आलो. इथे आलो तर या इथे मॅडम म्हणून होते, त्यांनी सांगितलं ठेवलं मला विचारलं. खूप तर आपले झाले तिथे. समजलं काय हो. पण आपण पण असा की विचारिक माणूस आहे, त्यामुळे पद्धतशीर आपली वागणूक समजले. खाणं कुठे काय चहा पाणी कुठे असेल ते सगळ्याबरोबर आणि पद्धतशीर राहणं वगैरे असं. अजून देखील मला काय बरं नाही आहे, तरी पण आपलं आहे इथे. आता इकडे तिकडे भटकण्यापेक्षा आपला एका जागेवरती राहिलं तर बरं होईल. असं ते सिर्फ कादर है, सिर्फ खाना पीना, कपड़े लगते, नहाना पड़ते है, कपड़े तेल लगाते, सब खाना सोना पड़ते है। मेरा नाम है मुबारक अली मर्चेंट। मेरे को यहाँ 6 साल हो गए हैं, समझे ना। मेरा दुनिया में कोई है ही नहीं, ना माँ बाप है, ना भाई बहना है, ना औरत है, सब चले गए दुनिया छोड़ के। मैं हम मेरे गए अकेला है, तो छोकरे नहीं था लाके मेरे को छोड़ा है, समझे ना। अब मैडम की बात करता हूँ, मैडम तो रोज़ सुबह शाम आती है, पूछती है कैसे हो, नाश्ता हुआ, नहाया धोए, समझे ना।
सब पूछती है के बराबर देखती है, सब कुछ सबको सबका ख्याल करती है। यहाँ दवा पानी भी मिलता है, डॉक्टर लोग भी आते हैं, हम लोग को कसरत भी कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, समझे ना। ये सब मैडम अपने बलों बल पे उठा के रखी है सब, समझे ना। दवा पानी भी बराबर मिलता है, यहाँ काम करने वाले भी बहुत अच्छे हैं, खाना भी बहुत अच्छा मिलता है, खाना बहुत बाहर का भी आता है। ये सब बांटने वाले भी बराबर ध्यान रखते हैं, सब पेशेंट को भी बराबर ध्यान देते हैं, बराबर सबको खाना भी देते हैं, समझे ना। कुछ तकलीफ होती है तो दवा का बोलते तो लोग दवा तुरंत देते, ऑन द स्पॉट देते दवा, समझ में आया ना। अब मैडम भी इतनी अच्छी है, पूछो मत, मर को मर नहीं बोलेगी वो कभी भी, ये ऐसी इंसान है। मैं तो ये सोचता हूँ कि एक लेडीज़ होके भी इतना आश्रम चला सकती है। नहीं तो मैं तो इतने आश्रम देखा हूँ बम्बई के अंदर, लेकिन औरत को नहीं देखा हूँ चलाते हुए, सब आदमी को देखा हूँ चलाते हुआ। लेकिन इधर पहले तो भाई देखा कि एक लेडीज आश्रम चला सकती है, ये ताजुब की बात है, अपने को लगती है, समझे ना। हम तो यही दुआ करते हैं मैडम को और शक्ति देवे, भगवान उसको ताकत देवे, सबको पेशेंट को संभाले, सब कुछ करे, काम करने वाले को भी संभाले। यहाँ कपड़ा लत्ता भी सब मिलता है, नहाना धोना साबुन सब कुछ मिलता है, जो भी मांगो ना मैडम बोलती मिल जाएगा, तुरंत मिल जाता है 1-2 दिन के बाद, समझे ना। और मैडम की कितनी भी तारीफ करूँ बहुत कम है ये, अब तारीफ भी क्या करूँ, ज़्यादा बोल भी नहीं सकता मैं। जितनी भी बातें करो तो उसके लिए मैडम के लिए बहुत कम है ये चीज़ें। हर एक रिश्ता मेरा उनके साथ बहुत इमोशनली है। वो कभी मेरे बच्चे बन जाते हैं, कभी मेरे माता पिता बन जाते हैं। मेरी लाइफ में इनके अलावा कुछ भी नहीं है। कोई रेलवे मिसिंग में मिले हैं, ब्रिज के नीचे मिले हैं, कोई ऐसे हैं कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में छोड़ चुके हैं। इनको अपनों ने ही इतना दर्द दिया है ना, तो वो किसी पर विश्वास नहीं रखते। फिजिकली भी अनफिट रहते हैं, मेंटली अनफिट रहते हैं, मॉरली कोलैप्स रहते हैं, और ऐसे हालत में ये हमें मिलते हैं। एल्डरली पेरेंट हैं और बेड रिडन हैं, इस वजह से इनका यूरिन पॉटी पर कंट्रोल नहीं रहता है। इनके दिन में कम से कम 3 से 4 डायपर लगते हैं, अंडर बेडशीट लगते हैं, और ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं जो हम अफोर्ड नहीं कर पाते। और बुढ़ापे की वजह से इनको हर 3 घंटे में कुछ ना कुछ खिलाना पड़ता है। जब भी ग्रोसरी लाना है तो बहुत लोगों को हाथ पैर जोड़ के फिर वो मंगाना पड़ता है। दाल, चावल, सब्जियां, फल, प्रोटीन, इन सारी चीज़ों की बहुत हेल्प लगती है। अगर आप जैसे बच्चे मिले तो कोई माता पिता अनाथ नहीं रहेंगे। आपके सपोर्ट से ही इनकी लाइफ बहुत अच्छी से गुजर सकती है। तो आइए और इनको सपोर्ट कीजिए। व्यूअर्स को क्या बताऊँ मैं, देखिए एक्सेप्ट तो हर कोई करता है, लेकिन इनको शाइन करना, इनको डिग्निफाई करना और इनको एम्पावर करना, ये सबसे बड़ी बात है। सो हर एक को शाइन कीजिए और उनका सपोर्ट बनिए। थैंक यू।